आज का पहला प्रश्न है कि अमृतसर की संधि 1809 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इस संधि के द्वारा पंजाब और ब्रिटिश भारत के बीच सतलज को सीमा के रूप में निर्धारित किया गया और इस संधि के बाद महाराजा रणजीत सिंह जम्मू, मुल्तान और कश्मीर को अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लेने में समर्थ हुए। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। क्योंकि कथन एक ही सही है, क्योंकि अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी और ये महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुई थी और जिसमें सतलज नदी को पंजाब प्रांत की सीमा के रूप में मान्यता मिली। दूसरा कथन जो है इसलिए गलत है क्योंकि दूसरा कथन जो है वो इसलिए गलत है क्योंकि तो दूसरा गलत इसलिए है तो दूसरा कथन जो है वह इसलिए गलत है क्योंकि जो अमृतसर की संधि हुई थी इसमें इस संधि के बाद रणजीत सिंह की शक्ति काफ़ी बड़ी थी, लेकिन उन्होंने जम्मू, मुल्तान और कश्मीर को अपने अधिकार में नहीं लिया। इस संधि के बाद सिर्फ सतलज के पश्चिमी भाग में अपनी आधिकारिक सीमा प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के किस सदस्य ने 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की? श्री राम वाजपेयी, हृदयनाथ कुंजरू, एस.जी. वाजे और श्रीनिवास शास्त्री। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू ने 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की थी। इस समिति का उद्देश्य जो था वो समाज सेवा और राष्ट्रीय सेवा को प्रोत्साहित करना था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श किसमें प्रकाशित किए गए? हिंद स्वराज, एन ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, हिस्ट्री ऑफ द सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, द भगवत गीता अकॉर्डिंग टू गांधी। तो किसमें गांधी जी के सामाजिक आदर्श रखे गए? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, द हिस्ट्री ऑफ द सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। यह पुस्तक जो है वो 1909 में प्रकाशित हुई, ठीक है, और गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के विचारों को समर्पित थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में मूलभूत अधिकारों पर आर्थिक नीति पर संकल्प पारित किया गया? त्रिपुरी सत्र, लाहौर सत्र, लखनऊ सत्र या फिर कराची सत्र। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कराची सत्र। क्योंकि कराची संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा वर्ष 1931 में अपनी कराची अधिवेशन में पारित किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल सत्र के अध्यक्ष थे और उस सत्र में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के भी प्रस्ताव पारित किए गए थे। अगला प्रश्न है, अल बरूनी की किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी? अरबी, फारसी, उर्दू और तुर्की। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, फारसी। सॉरी अल बरूनी की पुस्तक जो है वो फारसी में लिखी गई थी। उन्होंने इस किताब में भारतीय संस्कृत, विज्ञान और दर्शन के अनेक पहलुओं का विस्तृत वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, 1857 के दिनों में इनमें से किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता था? शाहमल, अहमदुल्ला शाह, नाना साहब या टाटा टोपे। जो इसका सही जो आंसर है इसलिए है बी ऑप्शन, मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह को डंका शाह के नाम से भी जानते हैं। ब्रिटिश हुकूमत ने मौलवी अहमदुल्ला शाह पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था, लेकिन कभी ब्रिटिश हुकूमत उनको जिंदा गिरफ्तार नहीं कर सकी। अगला प्रश्न है, मानव विकास के क्रम में होमो इरेक्टस मानव के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कि यह पहला सीधा चलने वाला मानव था जिसे जावा मानव या पीकिंग मानव कहा गया। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका बृहद भौगोलिक वितरण है। इसने अग्नि का आविष्कार किया था। यह प्रथम कारीगर मानव था जिसने औजार बनाए थे। तो कौन सा कथन जो है सत्य है? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन,
कि यह प्रथम कारीगर मानव था जिसने सर्वप्रथम औजार बनाए थे, क्योंकि होमो हैबिलस पहला कारीगर मानव था जिसने सर्वप्रथम औजार बनाए। होमो हैबिलस जो था वो कारीगर मानव था जिसने हथियार बनाए थे। इसने ओल्डवन पत्थर के औजार उद्योगों का निर्माण किया जो बूचड़ खाने में मुख्य रूप से प्रयुक्त होते थे। अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल के संदर्भ में कथनों में कौन सा कथन असत्य है? कि नवपाषाण काल अर्थात नियोलिथिक शब्द प्रयोग जॉन लुबक ने 1865 में अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया और उत्तर प्रदेश में नवपाषाण कालीन प्रथम साक्ष्य जो है टोंस नदी घाटी से लेमसूर्य ने प्राप्त किए। इस काल में औजारों को अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश की जाती थी और भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ से मिले। तो कौन सा जो है वो असत्य है? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन कि मेहरगढ़ से मिले। मतलब डी ऑप्शन इसका जो है वो गलत है, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो मेहरगढ़ से नहीं वो लोहरा देव से मिले। ये लोहरा देव से मिले, ठीक है। लोहरा देव से 9000 से 8000 ईसा पूर्व मिले थे और मेहरगढ़ में 7000 ईसा पूर्व गेहूं के साथ मिले थे। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया। उसने महान बौद्ध भिक्षु वसुमित्र को संरक्षण प्रदान किया और प्रयाग प्रशस्ति में उसकी उपाधि धर्म प्रचार बंधु के रूप में दी गई। समुद्रगुप्त का समकालीन लंका नरेश मेघवर्ण ने उसके उपहारों सहित एक दूतमंडल भेजा और गया में मठ बनाने की अनुमति मांगी। तो कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2, 1, 2, 3, 1, 3, 4 या फिर उपरोक्त सभी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1, 3, 4 सही है, दूसरा जो है वो गलत है, क्योंकि समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया था। वसुमित्र को संरक्षण दिया था। यही कथन जो है गलत है, क्योंकि समुद्रगुप्त ने वसुबंधु को संरक्षण दिया था और वसुमित्र को जो था उसने वसुमित्र को कनिष्क ने संरक्षण दिया था। इसलिए सी ऑप्शन का जो है सही। अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन पदनाम और उनके संस्थापक को सही मिलान करना है कि दीवाने अर्ज, दीवाने अमीर कोही, दीवाने मुस्तखराज और नायबे मुमलकत। तो इसका सही जो है दीवाने अर्ज जो है ये इसका गठन जो है मंगोलों से मुकाबले के लिए बलबन ने इसका गठन किया, मतलब कि चौथा। दीवाने अमीर को ही कृषि विभाग था और इसका गठन जो था मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। दीवाने मुस्तखराज भूमि कर बकाया राशि की जांच के लिए इसका गठन अलाउद्दीन खिलजी ने किया और नायब मुमलकत पर जो है वो बहराम शाह ने किया। तो इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रियासतों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया था और गोद लेने की मनाही केवल तीसरी श्रेणी के राज्यों के लिए थी। डलहौजी का उपयुक्त सिद्धांत सर्वथा नवीन नहीं था, क्योंकि 1834 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा था कि दत्तक पुत्र लेने का अधिकार हमारी ओर से एक अनुग्रह है और यह एक विशेष अनुकंपा तथा स्वीकृति है जो एक अपवाद के रूप में देनी चाहिए। तो कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतः सही है। अगला प्रश्न है, महासागरीय लवणता के संदर्भ में असत्य कथन चुने कि समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवणता रेखा कहते हैं। समलवणता रेखा केवल क्षैतिज लवणता दिखाती है, क्योंकि लंबवत लवणता के लिए अभी तक कोई निश्चित नियम नहीं है। उच्चतम लवणता विषुवत रेखा के पास मिलती है। लवणता में सर्वाधिक योगदान जो है सोडियम क्लोराइड करता है। तो कौन सा कथन जो है असत्य है? इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन।
क्योंकि उच्चतम महासागरीय लवणता जो है वो 20 डिग्री अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, नॉर्थ, और 10 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच पाई जाती है, क्योंकि यहाँ उच्च तापमान और उच्च वाष्पीकरण और न्यून आर्द्रता पाई जाती है, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, कथन एवं कारक पर कारण है कि स्पेन की राजधानी मैड्रिड का मानक समय प्रधान यामोत्तर के अनुरूप है और प्रधान यामोत्तर रेखा स्पेन से गुजरती है, तो कौन सा सही है? ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करती है। ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ए गलत है परंतु आर सही, मतलब ए गलत है, ठीक है, और आर जो है सही है, क्योंकि मैड्रिड का मानक समय जीएमटी के अनुरूप नहीं है, अपितु उसके 2 घंटे उससे आगे है, ठीक है, लेकिन जीएमटी जो है वो स्पेन से गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन चुने कि चेंगतांग से सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां उद्गमित होती हैं। असम में सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व से पश्चिम की ओर रैंप घाटी में बहती है। सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी का 891 किलोमीटर हिस्सा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के अंतर्गत है और ब्रह्मपुत्र के दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियां लोहित, बराक और धनसिरी। तो कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, क्योंकि ब्रह्मपुत्र के बाएं तट से मिलने वाली नदियां लोहित, बराक और धनसिरी, ठीक है, ना कि दाएं से। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में उत्तर भारत में वर्षा के लिए जिम्मेदार पश्चिम विक्षोभ के संदर्भ में विचार कीजिए, कोट के माध्यम से सही उत्तर सुनिए। कि पश्चिमी विक्षोभ पछुआ हवाओं के भाग हैं जो जेट स्ट्रीम के सहारे भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करते हैं और पश्चिमी विक्षोभ पूर्वी भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं और भारतीय उपमहाद्वीप में इनका प्रवेश पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम दिशा से होता है। शीत ऋतु में रात्रि के तापमान में कमी इसके आगमन के सूचक है। तो कौन सा सही है? केवल 1, 2, 3, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 1, 2, 3, मतलब 1, 2, 3 का जो है वो सही है। चौथा जो है गलत है, क्योंकि शीतकाल में रात के तापमान में वृद्धि पश्चिमी विक्षोभ के आगमन की सूचक है। ठीक है, तो ये हमारा है आज का टॉपिक।